एक स्टेट में ऐसी भी घटना हुई थी जिसने वहां की पुलिस और रूलिंग पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए थे। लोग रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करने वाले हैं ममिता मेहर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत तुरेकेला पड़ता है। यहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था ममिता मेहर। इसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी और यह एक टीचर थी। इनके घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में महालिंग गांव पड़ता है जहां एक इंग्लिश स्कूल है, सनशाइन इंग्लिश स्कूल, और ममिता यहीं पढ़ाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बीच में कोविड आया और स्कूल की छुट्टियां हो गई। स्कूल क्या सब कुछ बंद हो चुका था? अब कोविड के 1 साल बाद यानी 2021 आया। चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे स्कूल्स भी खुलने लगे। सनशाइन स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट थे गोविंद साहू। इस इलाके में काफी बड़ा नाम था। इनका सत्ता के गलियारों में राजनेताओं के साथ उठना बैठना था। जब स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होते थे। यहां तक कि उड़ीसा के उस समय होम मिनिस्टर भी आते थे। तो बात है 8 अक्टूबर 2021 की सुबह में 8 से 9 बजे के आसपास गोविंद साहू ममिता मेहर को कॉल करते हैं, क्योंकि ममिता स्कूल की टीचर के साथ साथ वहां की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी थी और गोविंद पूरे मैनेजमेंट को देखते थे, तो एक दूसरे को यह लोग जानते भी थे। गोविंद ने ममिता से फोन पर कहा कि स्कूल खुलने वाला है और जरूरी काम है, तुम आज और अभी मिलो। ममिता अब लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल जाने वाली थी। गोविंद साहू चंदोतारा नाम की जगह पर खुद की गाड़ी से था, तो उसने ममिता से कहा कि तुम भी चंदोतारा आ जाओ, वहीं से स्कूल चलेंगे। ममिता अपने अच्छे से तैयार होकर तुरेकेला से बस पकड़कर निकल पड़ती है और चंदोतारा ममिता के घर से लगभग 95 किलोमीटर दूर था, इसीलिए बस लेना पड़ा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गया। ममिता अपने घर नहीं लौटी और ना इसने किसी को कॉल करके कुछ बताया। अब घर वाले अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ममिता का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। घर में टेंशन का माहौल बन गया था। जब 9 अक्टूबर की सुबह हुई तो घर से कुछ परिजन ममिता की तलाश में उसके स्कूल पहुंचे, लेकिन वह स्कूल बंद था। फिर हॉस्टल गए, क्योंकि घर से स्कूल काफी दूर था। इसलिए ममिता स्कूल के हॉस्टल में ही रहती थी, तो घर वाले सनशाइन स्कूल के महालिंग गर्ल्स हॉस्टल गए। रूम नंबर 20 में ममिता रहती थी, लेकिन देखा तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। पता चला कि यहाँ तो लॉकडाउन के बाद से कोई आया ही नहीं है। यह सुनकर घर वालों की बेचैनी और बढ़ जाती है। अब यह लोग सीधे गांव पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की। ममिता मेहर नाम की 24 साल की एक टीचर है, कल से घर नहीं लौटी है। इनका फोन भी स्विच ऑफ है। सनशाइन स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट गोविंद साहू ने कॉल करके बुलाया था। वैसे ममिता ने घर से निकलते वक्त घर वालों को बता दिया था कि वह कहां जा रही है। किसका फोन आया है? घर वालों ने पुलिस से कहा कि इनका शक गोविंद साहू पर है। बेटी उससे मिलने गई है, लेकिन लौटी नहीं। गोविंद साहू ठहरा एक गद्दावर आदमी। इस इलाके में इसका रसूख था। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ इसका उठना बैठना था। कहते हैं कि पुलिस वाले यह नाम सुनकर कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं। बोले कि बेटी कहीं गई होगी, आ जाएगी। इसके बाद घर वालों को भगा दिया गया। घर वाले निराश होकर अपने घर लौट आते हैं। अब ममिता के परिजन में गुस्सा था कि बेटी लापता है और पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद घर वालों ने एक मुहिम शुरू कर दिया। सभी दोस्त रिश्तेदार जानने वाले ममिता मेहर के लापता होने की घटना और जिस आदमी पर शक था, सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। क्योंकि यह लॉकडाउन का टाइम था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे। खाली टाइम था तो सोशल मीडिया पर भी ये लोग एक्टिव थे। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में यह पोस्ट वायरल होने लगता है। इलाकों से पूरे राज्य में फैल गया। वहां की लोकल न्यूज एजेंसी की भी नजर इस खबर पर गई। नाम भी एक गद्दावर आदमी का आया था। खबर बड़ी थी तो यह लोग भी न्यूज दिखाने लगे। कई सारे अपोजिशन पार्टी के लोग, स्कूल के छात्र और टीचर्स रोड पर उतर गए। गोविंद को अरेस्ट करने की मांग करने लगे। ये सब देखकर पुलिस के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। 8 अक्टूबर को ममिता लापता हुई थी। अब 13 अक्टूबर को गोविंद साहू को तितलागढ़ पुलिस द्वारा पूछताछ करने के लिए थाने में बुलाया जाता है। शाम का टाइम था,
धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। थाने में बैठाकर पुलिस गोविंद साहू से ममिता के बारे में पूछताछ करती है। गोविंद ने कहा कि हाँ, इसने कॉल किया था, ममिता को बुलाया था क्योंकि स्कूल से रिलेटेड कोई काम था, लेकिन थोड़े समय के बाद वह वहां से चली गई। आगे मुझे नहीं पता, अभी पूछताछ में कुछ ही मिनट हुए होंगे। इतने में पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है, बिजली कट गई, पूरे स्टेशन में अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद बिजली वापस आती है। पुलिस वालों ने देखा कि सामने गोविंद है ही नहीं। ये पुलिस वालों की चुंगल से फरार हो चुका था। इस घटना से लोगों में और भी गुस्सा फूटने लगा। पुलिस स्टेशन, जहां ढेर सारे पुलिस वाले थे, हर गेट पर कोई ना कोई कांस्टेबल था। चारों तरफ से थाना 6 से 7 फीट ऊंची दीवारों से घेरा गया था। थाने में इलेक्ट्रिसिटी के जाने पर इन्वर्टर या जनरेटर काम करते हैं। यहां पर ऐसा क्यों नहीं था? दीवारें भी ऐसी नहीं थीं जिस पर चढ़कर गोविंद साहू जा सके। दीवारें पूरी प्लेन थीं। मेन दरवाजों पर पुलिस वालों के होने के बावजूद गोविंद कैसे भाग गया? अपोजिशन पार्टीज का कहना था कि गोविंद साहू उस समय के होम मिनिस्टर का करीबी दोस्त था और होम मिनिस्टर एनर्जी मिनिस्टर भी थे। एक होम मिनिस्टर के अंडर पूरी पुलिस फोर्स प्रशासन आता है और एनर्जी मिनिस्टर के अंडर पूरी बिजली विभाग। गोविंद साहू ऐसे बिना किसी सपोर्ट के नहीं भाग सकता था। इस वजह से लोगों में गुस्सा और भी भड़क जाता है। रोड पर प्रदर्शन करने के दौरान लोगों ने पुलिस के ऊपर अंडे और टमाटर भी फेंक दिए। एक तरफ पुलिस यह सब झेल रही थी, दूसरी तरफ गोविंद को भी पकड़ना था। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ने लगा। महालिंग में एक कॉलेज है, महाविद्यालय डिग्री साइंस कॉलेज। यह कॉलेज भी सनशाइन स्कूल के मैनेजमेंट के अंडर आता है, यानी गोविंद साहू के देखरेख में था। इस कॉलेज में बच्चों के लिए स्टेडियम का निर्माण हो रहा था। काम चालू था। मिस्त्री मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। अब 19 अक्टूबर के दिन, यानी गोविंद साहू को पुलिस कस्टडी से भागे 1 हफ्ता हो चुका था। कुछ मजदूर कॉलेज कैंपस की तरफ अपना काम कर रहे थे, कुछ खुदाई वगैरह कर रहे थे। ऐसे ही 5 फीट तक एक गड्ढे खुदाई करने के बाद मजदूरों की नजर एक चीज पर पड़ती है। गड्ढे के अंदर इन्हें कुछ मानव शरीर के हिस्से दिखाई पड़े। उसमें कुछ जल चुके थे, कुछ अधजले थे, कुछ डिकम्पोज हो रहे थे, यानी सड़ रहे थे। यह देखकर मजदूरों की हालत खराब हो गई। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। किसी ने मीडिया को भी यह सूचना दे दी। यह खबर वायरल होने लगती है। 8 अक्टूबर को एक लड़की ममिता मेहर गायब थी और 19 अक्टूबर के दिन मानव शरीर के अधजले टुकड़े मिले। सीधे सीधे लगा कि ममिता मेहर के अंग हो सकते हैं। इस शव के पास से गले की चैन और पायल जैसे भूषण मिले। इसके अलावा इसका पर्स भी मिला। पुलिस ने शिनाख्त करने के लिए ममिता मेहर के घर वालों को बुलाया जाता है। इन लोगों की हालत पहले ही बहुत बुरी थी। बेटी के गायब होने का गम था, अब एक शव को भी देखना था। यह लोग स्पॉट पर आते हैं और शव को देखते हैं, लेकिन यह शव बिल्कुल पहचानने लायक नहीं था। फिर पुलिस ने शव के पास से मिली चीजें ममिता के परिजनों को दिखाया जाता है। चीजों से घर वाले अपनी बेटी को पहचान जाते हैं। कहने लगे कि यह इनकी ही बेटी है। शव से मिली हुई चीजों से घर वालों ने पहचान लिया, लेकिन इसे और भी पुख्ता करने के लिए डीएनए जांच कराना जरूरी था। इसके लिए शव को हॉस्पिटल भेज देते हैं। परिजनों का ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। परिजनों का ब्लड सैंपल भी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। गोविंद साहू तो फरार हो चुका था। इससे शक यह हुआ कि कहीं वही तो कातिल नहीं है। इधर एक टीम लग गई कैंपस में खोजबीन करने के में, ताकि ममिता से जुड़ी चीजें मिल सके। पुलिस वाले मेटल डिटेक्टर से पूरी कैंपस की छानबीन करते हैं। एक टीम लग जाती है। गोविंद को ढूंढने के लिए ये 1 हफ्ता से फरार था। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में ही बुद्धिबदार नामक एक गांव है। ममिता के शव मिलने के केवल 2 ही घंटों के अंदर बलांगीर पुलिस गोविंद को बुद्धिबदार गांव के गन्ने खेत से अरेस्ट कर लेती है। ममिता से आखिरी बार यही आदमी मिला था, जिसके बाद लापता हो गई। पहले यह आदमी पुलिस की हिरासत से भाग चुका था। क्या यही ममिता कातिल है? पुलिस इसे थाने में बैठाकर अपनी इंटेरोगेशन शुरू कर देती है। इस आदमी की वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा था। पुलिस ने इससे अपने अंदाज में बातचीत की। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार गोविंद साहू टूट जाता है और अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। इसने कहा कि हां, उसने ही ममिता का कत्ल किया है। इसने पहले ममिता को कॉल करके चंदो तारा इलाके में बुलाया। गोविंद अपनी गाड़ी से था।
ममिता को गाड़ी में बिठाया और चलती गाड़ी में उसने ममिता का गला दबा दिया। गोविंद ने यह भी कहा था कि इसने पहले से ही सब चीजों की प्लानिंग कर रखी थी। 6 अक्टूबर से कत्ल की तैयारी कर रहा था। इसने कत्ल से लेकर उसको दफनाने तक हर चीजें सोच रखी थी। 8 अक्टूबर की शाम इसने कार से नए बन रहे कॉलेज के कैंपस में जाकर गड्ढे में शव को फेंक दिया। फिर ऊपर से सूखी लकड़ियां और टायर डालकर आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहना है कि आग लगाने से पहले कई टुकड़े किए गए थे ताकि उसको जलाने में आसानी हो। आग लगाने के बाद गोविंद अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन 9 अक्टूबर को वापस स्पॉट पे गया। मजदूरों के आने से पहले इसने गड्ढे में मिट्टी डाल दिया। यह सारी घटना सुनकर पुलिस को डाउट हुआ कि एक लड़की को किडनैप करने से लेकर के चलती गाड़ी में कत्ल करने तक, फिर उसे 5 फीट गड्ढे में टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाना, यह कोई अकेले आदमी का काम नहीं हो सकता है। इसमें कई लोग शामिल होंगे। पुलिस को कत्ल का मोटिव भी जानना था कि एक महिला टीचर की गोविंद साहू से क्या दुश्मनी होगी कि इतना प्लान करके कत्ल करना पड़ा। गोविंद साहू की बात करें तो यह पहले एक आम इंसान था। इसके पास काफी जमीनें थीं। आगे यह कुछ लोगों की मदद से स्कूल खोलता है, जिसके मैनेजमेंट कमेटी का खुद प्रेसिडेंट भी बन गया। इसके स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो बड़े बड़े नेता मंत्री, यहां तक कि होम मिनिस्टर भी आते थे। कई मंत्री तो यहां रात को भी रुकते थे। हॉस्टल में ममिता को रहने और वार्डन के तौर पर काम करने के साथ साथ यह स्कूल में पढ़ाती भी थी। जैसा कि पुलिस ने मीडिया को बताया कि गोविंद साहू का किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। यह बात ममिता को पता चल चुकी थी। इसके अलावा यह भी थ्योरी निकली कि हॉस्टल में केवल लड़कियां रहती थी, तो गोविंद की उन पर गलत नजर भी थी। ये एक तरह से कुछ लड़कियों के साथ गंदा काम करता था, रैकेट चला रहा था। जब यह बात लोगों के सामने आई तो अपोजिशन पार्टी वाले सवाल खड़े करने लगे कि गोविंद साहू के स्कूल में बड़े बड़े नेता और मंत्री रात रात भर रुकते हैं। यह किसी होटल वगैरह में भी नहीं रुकते, लेकिन स्कूल में ही क्यों रुकते हैं? इनका यह भी कहना था कि इन्हीं मंत्रियों को खुश करने के लिए गोविंद साहू हॉस्टल की लड़कियों को उनके पास भेजता था। इसी वजह से गोविंद साहू को यह लोग बचा रहे थे। अगर यह पकड़ा जाता तो उनका भी पोल खुल जाता। कहीं ना कहीं यह सारी काली करतूतें ममिता मेहर को पता चल चुकी थी। चूंकि यह हॉस्टल की वार्डन भी थी, इसको जानकारी होती थी कि कब कौन सी लड़की और कहां है। ये 2020 की शुरुआती दिनों की बात है। ममिता ने गोविंद को धमकी दी कि यह सबको तुम्हारी सच्चाई बता देगी। इसके बाद कोविड आ जाता है और स्कूल्स बंद हो जाते हैं। अब गोविंद को डर सताने लगा कि यह लड़की किसी को कुछ बता ना दे। फिर इसने सारी प्लानिंग की। ए के अनुसार इसने ममिता को कॉल करके चंदो तारा बुलाया और गाड़ी में पिछली सीट पर इसको बैठाता है और खुद भी पिछली सीट पर बैठ जाता है। और ये गाड़ी राधे श्याम नामक एक ड्राइवर चला रहा था। गोविंद साहू ने ममिता से कहा कि तुम वह सब कुछ सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। इसकी कसम तुम्हें एक मंदिर में चलकर खानी पड़ेगी, और पैसों का भी लालच दिया गया। पर ममिता मेहर नहीं मानती है। गाड़ी चल रही थी। अब गोविंद ने प्लान भी शुरू कर दिया। इसका सारा इंतजाम भी इसने पहले ही कर रखा था। पहले इसने ममिता का गला दबाकर कत्ल किया, फिर सीधे अपने घर जाता है। घर के कार पार्किंग में गाड़ी पार्क हुई, फिर ड्राइवर चला गया। गोविंद ने बैक सीट पर पड़े ममिता के शव को सीट से नीचे गिरा दिया ताकि कोई गाड़ी झांक कर देखे तो किसी को कुछ ना दिखे। अब आगे गोविंद अपने घर में ही आ जाता है। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। दोपहर में इसने आराम से लंच किया, फिर सो गया। अभी तक यह सब चीजें हुए 7 घंटे बीत चुके थे। 7 घंटों तक ममिता का शव गाड़ी में पड़ा रहता है। शाम में गोविंद अपने स्कूटर से महाविद्यालय के कैंपस में गया, जहां पर शव ठिकाना लगाना था। वैसे इसने पिछले दिन यानी 7 अक्टूबर को एक जेसीबी जो यहीं पर काम कर रही थी, उससे 5 फीट का गड्ढा खुदवाया था। स्पॉट पर आने के बाद इसने अपने ड्राइवर राधे श्याम को कॉल करके बोला कि सूखी लकड़ियां और टायर्स लेकर आओ। फिर शाम को गोविंद उस कार से कैंपस में आता है। अभी तक सारे मजदूर अपने घर लौट गए थे। गड्ढे में शव को फेंककर उसके टुकड़े किए, फिर जला दिया। इसके बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जले अवशेष को गोविंद इसी गड्ढे में दफना देता है। अब 21 अक्टूबर तक पुलिस ने ड्राइवर राधे श्याम को भी अरेस्ट कर लिया। फिर गड्ढे की खुदाई करने वाले जेसीबी चालक पुष्कर भोई और सनशाइन स्कूल के स्टाफ मुंशी गुप्तेश्वर टंडली को भी हिरासत में ले लिया। आगे यह दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं।
22 अक्टूबर को पुलिस गोविंद को लेकर कॉलेज कैंपस गई, क्राइम रिक्रिएट करने लगा। कैसे कैसे इसने घटना को अंजाम दिया था। ममिता के मोबाइल को भी इन्हीं लोगों ने जला दिया था। वह जो शव के अवशेष मिले, उनका डीएनए ममिता के पिता के डीएनए से मैच कराया जाता है। फिर एसपी ने इसी दौरान मीडिया को बताया, गांव की उस इंस्पेक्टर इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन्होंने ममिता के घर वालों का कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया था। अब 23 अक्टूबर की दोपहर में बलांगीर पुलिस की एक टीम सनशाइन स्कूल मोहालिंग के हॉस्टल में पहुंची। ममिता के रूम नंबर 20 में रहती थी। पुलिस वालों ने आकर देखा कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है और यह ताला बाकी रूम में लगे तालों से बिल्कुल अलग था। लोकल लोगों के अनुसार 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच गोविंद साहू यहाँ पर आया था। इसने रूम का ताला तोड़ा और कमरे में गया। यह सुनकर पुलिस समझ गई कि गोविंद सबूत नष्ट करने के इरादे से यहाँ आया होगा। चूंकि ताला टूट गया था तो गोविंद ने यहाँ पर नया ताला लगवाया ताकि किसी को शक न हो कि यह अंदर गया था। पर कमरे का ताला अलग दिखने की वजह से पुलिस एक बार में ही समझ गई, क्योंकि इस केस में होम मिनिस्टर से लेकर कई बड़े नेताओं का नाम आ रहे थे। इसलिए केस हाई प्रोफाइल बन गया। लोग होम मिनिस्टर के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। उनको अरेस्ट करने की भी बात करने लगे। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर था। यह घटना अक्टूबर में हुआ था। इसके 4 महीने के बाद बलांगीर पुलिस ने करीब 2000 पेज की एक चार्जशीट तैयार करती है, जिसमें अपराधी के ऊपर आईपीसी सेक्शन 302, 307 और 120 भी 34 और 35 लगाती है। इसके अलावा कोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट, साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस भी सबमिट किए गए। 25 अगस्त 2022 को कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। आरोपियों की ओर से वकील ने कहा, इनके क्लाइंट के विरुद्ध कोई डायरेक्ट एविडेंस या सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, इसलिए केस डिसमिस कर देना चाहिए। 8 दिसंबर 2022 से कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। अब आती है तारीख 20 दिसंबर 2022। कोर्ट हायरिंग के लिए गोविंद साहू को ले जाना था। जेल के बाहर गाड़ी खड़ी थी। कुछ कांस्टेबल गोविंद के बैरक में जाते हैं। इन्होंने सामने देखा कि गोविंद साहू एक खिड़की से झूल रहा है। इसने एक तौलिए से फंदा बनाकर फांसी लगा ली, खुद के जीवन को समाप्त कर लिया। अब इस घटना में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। गोविंद के वकील का कहना था कि पिछले दिनों इनसे आमने सामने बात हुई थी, ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, इन्हें कोई टेंशन भी नहीं था। वहीं गोविंद साहू की पत्नी का कहना था, इसमें बड़े बड़े लोग का हाथ है, गोविंद ऐसा काम नहीं कर सकते, इनका कत्ल हुआ है, इसमें भी इंक्वायरी बैठती है। ह्यूमन राइट्स के लोग सामने आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि गोविंद को खुद खुशी करनी पड़ी, जबकि 1-2 दिन पहले यह बिल्कुल नॉर्मल थे। कहा जाता है कि हाई कोर्ट से इन्होंने बेल की मांग की थी, लेकिन वह खारिज हो गया। इसी वजह से डिप्रेशन में आके इन्होंने ऐसा कदम उठाया। वहीं अपोजिशन पार्टी के लोग स्टेट गवर्नमेंट को सामने कर देते हैं। अब जिसके ऊपर ममिता मेहर का कत्ल इल्जाम था, उसने जेल में खुदकुशी कर ली। एक के ऊपर कत्ल के साथ देने और एविडेंस मिटाने जैसे आरोप हैं। इसने भी बेल की अर्जी लगाई थी, लेकिन इसका भी खारिज हो गया। बाकी 2 अक्यूज अप्रूवर बन गए। केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। गोविंद साहू को कैसे जेल में खुदकुशी करने का मौका मिल गया, इसमें जेल के स्टाफ के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इसकी भी जांच चल रही है। तो कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।